विलियम जे कॉफलिन का सामना हुआ था उन घटनाओं में से एक से जिसे सबसे खराब केविंग घटनाओं में से एक माना जाता है। 30 मई 1993 को उनके और उनके दोस्तों के लिए एक रोमांचक केविंग एडवेंचर होना चाहिए था, लेकिन यह जल्द ही एक आपदा में बदल गया जब वह कई फीट नीचे गिर गए और उनका सिर फट गया। लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि वह आखिरकार गुफा से बाहर निकलने वाले हैं ताकि इलाज हो सके, तभी हर केव का सबसे बड़ा डर सच हो गया। यह है विलियम जे कॉफलिन की दुखद कहानी। 6 फीट से अधिक लंबाई और लगभग 230 पाउंड वजन वाले विलियम जे कॉफलिन कभी भी गंदे पसीने से तर या घायल होने से नहीं कतराते थे। उनका प्रकृति और रोमांच के प्रति प्रेम उन्हें फेडरल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में काम करने के लिए प्रेरित करता था। उनके दोस्त जेम्स की एंट्री तब होती है जब विलियम ने उनके साथ गुफाओं का अन्वेषण करने की बात की। यह एक नया रोमांच था। जेम्स पूरी तरह से तैयार थे और उन्होंने अपने इलाके की सरल गुफाओं में कुछ सफल अन्वेषण किए। ये आसान गोताखोरी थीं, जिनके लिए उन्होंने बहुत कम या बिना किसी सुरक्षा उपकरण के प्रयास किया था, और इससे उनके उत्साह को और बढ़ावा मिला। जल्द ही उन्हें बजर्ड रूस्ट केव का विज्ञापन करते हुए एक ब्रोशर मिला जो केव सिटी, केंटकी में विभिन्न गुफा नेटवर्क के बीच स्थित थी। यह गुफा 2 टूरों में विभाजित है, हिस्टोरिक टूर और वाइल्ड केव टूर। पहला टूर आसान है, जबकि दूसरा टूर पेट के बल रेंगने, हाथों से किनारे पकड़ने और उंगलियों के सहारे चढ़ाई करने की मांग करता है। ब्रोशर ने वाइल्ड केव टूर को सबसे साहसी पर्यटकों के लिए बताया था। इसमें तंग रास्ते, तीखे स्टैलेग्माइट्स और स्टैलेक्टाइट्स और फिसलन भरी जमीन थी। यह टूर शुरुआती लोगों के लिए नहीं था, जैसे विलियम और जेम्स, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वास्तव में खतरे का तत्व उन्हें और अधिक उत्साहित कर रहा था, और इस तरह वे केंटकी की यात्रा की तैयारी करने लगे। शुक्रवार 28 मई 1993 को विलियम, जेम्स और उनके एक अन्य मित्र कॉविन फेली अपने घरों से ओक फॉरेस्ट, इलिनॉइस से केव सिटी, केंटकी के लिए रवाना हुए। 8 घंटे की ड्राइव के बाद वे थके हुए थे और रात को आराम करने का फैसला किया। यह मेमोरियल डे वीकेंड था और वातावरण में उत्सव की भावना थी, जिसने उनके उत्साह को और बढ़ा दिया था। लेकिन यह रविवार 30 मई को ही था जब वे केव सिटी पहुंचे। साधारण कपड़े पहने और बिना किसी केविंग उपकरण के, उन्होंने केव सिटी के स्थानीय आकर्षणों को नजरअंदाज करते हुए बजर्ड रूस्ट केव की ओर रुख किया, जिसे TMH इंटरनेशनल अट्रैक्शंस इनकॉर्पोरेटेड द्वारा प्रबंधित किया जाता था। विलियम और उनके दोस्तों ने वहां 4 अन्य पर्यटकों से मुलाकात की जो गुफा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें प्रवेश शुल्क के बारे में बताया गया, लेकिन पहले उन्हें एक रिलीज फॉर्म भरने के लिए दिया गया। फॉर्म में गुफा के बारे में चेतावनियां और वह टेक्स्ट था जो गुफा के ऑपरेटरों को किसी भी कानूनी जिम्मेदारी से मुक्त करता था। यह लिखा था कि गुफा के मालिक, ऑपरेटर या कर्मचारी किसी भी प्रकार की हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, भले ही वह हानि उन्हीं के कारण क्यों न हुई हो। यह एक ऐसा फॉर्म था जिसने TMH को किसी भी जिम्मेदारी से पूरी तरह से मुक्त कर दिया। यह दोस्तों के लिए एक लाल झंडी होनी चाहिए थी कि वे अपनी खोज को छोड़ दें, लेकिन भले ही विवरण पर्याप्त चेतावनी न हो, इस तथ्य ने कि केवल एक ही फॉर्म था जिस पर सभी को अपने हस्ताक्षर करने थे, उन्हें छोड़ने का इशारा करना चाहिए था। लेकिन विलियम अभी वापस जाने के लिए तैयार नहीं थे, नहीं जेम्स। महीनों की तैयारी और प्रत्याशा के बाद वे हार मानने वाले नहीं थे। विलियम को गुफा छोड़ने और अपनी जान बचाने का एक और संकेत मिलेगा, लेकिन यह उनके शरीर के रूप में आएगा। फिर भी वह नहीं रुके। उनके अन्य दोस्त कोविन ने इस बार हिस्सा न लेने का फैसला किया, लेकिन विलियम और जेम्स ने फॉर्म पर हस्ताक्षर किए और बाकी 4 पर्यटकों ने भी। फिर उन्होंने भुगतान किया और शाम 4:30 बजे के आसपास हिस्टोरिक टूर में प्रवेश किया, जिसका नेतृत्व एक टूर गाइड डेविड हार्डन कर रहे थे। जैसा कि ब्रोशर में बताया गया था, हिस्टोरिक टूर वास्तव में आसानी से सुलभ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे देखा, कुछ अजीब हुआ। जब वे कठिन वाइल्ड केव टूर में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे, हार्डन ने एक और रिलीज फॉर्म बाहर निकाला जिसे उन्हें साइन करना था। और भी बुरा यह था कि उन्होंने एक और भुगतान की मांग की। उन्होंने भुगतान किया, फॉर्म पर हस्ताक्षर किए और उन्हें 2 हैंड हेल्ड फ्लैशलाइट्स दिए गए। बस इतना ही। उनमें से किसी के पास हेलमेट नहीं था, नहीं कोई पानी या अतिरिक्त भोजन था, और सबसे बुरी बात यह थी कि गड्ढों में उतरने के लिए कोई उपकरण भी नहीं थे। यह पहले से ही एक आपदा थी, इससे पहले कि असली आपदा आनी बाकी थी। इस बीच हार्डन ने एक संकीर्ण रास्ते की ओर इशारा किया जो उन्होंने कहा कि वाइल्ड केव टूर की ओर जाता है। फिर उन्होंने उनसे कहा कि करीब रहें। हार्डन आगे, पर्यटक उनके पीछे, एक के बाद एक। यह एक ट्रेन का रूप लेती, जिसे हार्डन ने तोड़ने से मना किया। इस तरह हर कोई वही चीजें देखता जो उसके सामने वाला देखता। जैसे ही उन्होंने वाइल्ड केव का अन्वेषण करना शुरू किया, विलियम को कठिनाई होने लगी। वह अपने साथियों की तुलना में काफी बड़े थे, जिसका मतलब था कि नुकीली उभरी चट्टानों और तंग रास्तों से निकलना उनके लिए अधिक मुश्किल था। वह सबसे ज्यादा कराह रहे थे, सबसे ऊंची आवाज में चीख रहे थे, और कभी कभी हल्की चोटें भी लग रही थीं। लेकिन उनके लिए यह सब रोमांच का हिस्सा था, ऐ ना? वैसे भी जेम्स तो शिकायत नहीं कर रहा था, फिर उन्हें क्यों करनी चाहिए? इसके अलावा हर तंग रास्ते को सफलतापूर्वक पार करना एक बड़ी उपलब्धि थी,
जो उन्हें और उत्साहित करता और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता। वह और उनके साथी जल्द ही गुफा के आधे रास्ते में पहुंचे। यहाँ हार्डन ने उन्हें बताया कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें 30 फीट की केबल लैडर से एक गड्ढे में नीचे उतरना होगा, लेकिन चढ़ाई के लिए कोई सुरक्षा उपकरण न होने के कारण उन्हें सावधान रहना होगा। सौभाग्य से यह उनके लिए एक आसान चढ़ाई थी, लेकिन दूसरी सीढ़ी उतनी आसान नहीं थी। यह लगभग 15 या 20 फीट लंबी थी और तंग और जटिल रास्तों के गड्ढे में ले जाती थी। उन्हें इसे उतरकर उस जगह तक पहुंचना था जिसे बिग रूम कहा जाता था, जो वाइल्ड केव टूर के अंत का संकेत देगा। इस दूसरी सीढ़ी से नीचे उतरना विलियम के लिए अपेक्षित रूप से और भी कठिन था। एक वी-आकार का तंग रास्ता था जिसे पार करना जरूरी था और उसके बाद ही सीढ़ी पर चढ़ाई की जा सकती थी। यह पूरी गुफा का सबसे कठिन हिस्सा था, जहाँ यह बाकी सभी के लिए मुश्किल था। विलियम के लिए यह सबसे बुरा था, लेकिन उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया और बिग रूम तक पहुँच गए। यहाँ हार्डन ने घोषणा की कि वाइल्ड केव टूर समाप्त हो चुका है और सबने थकान के बावजूद तालियों और खुशी के साथ इसका स्वागत किया। इसके बाद हार्डन ने पर्यटकों को अन्य रास्तों की खोज करने का हरी झंडी दी। जेम्स और विलियम इस सुझाव को लेकर बहुत उत्साहित थे और एक अन्य रास्ते की ओर चल पड़े, यह देखने के लिए कि वह कहा जाता है। वे दोनों बेहद खुश थे। यह वही था जो वे चाहते थे। उनके चेहरों पर खुशी और उनके चर्चाओं से गूंजते हुए गुफा में उनकी संतुष्टि साफ दिखाई दे रही थी। फिर लगभग 7 बजे हार्डन ने पर्यटकों को वापस बिग रूम में बुलाया और बताया कि उनका टूर निर्धारित समय से पीछे चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें वापस चढ़ाई शुरू करनी होगी, लेकिन विलियम और बाकी केवर्स ने थकान की शिकायत की और थोड़ी देर आराम करने की गुजारिश की। हार्डन, जिन्होंने और आगे की खोज नहीं की थी, अब भी चढ़ाई करने के लिए काफी ऊर्जा रखते थे। उन्होंने समूह को बताया कि उन्हें सतह पर एक कॉल करना है, लेकिन आश्वासन दिया कि अगर वह 45 मिनट के बाद भी वापस नहीं आते तो वह उन्हें लेने आएंगे। यह कहकर वह कॉल करने चले गए। लगभग 7:15 बजे। 40 मिनट बाद भी हार्डन वापस नहीं आए। ठंड लगने के बावजूद विलियम और बाकी पर्यटकों ने सोचा कि अब उन्हें खुद ही गुफा से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन जब विलियम ने सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की तो उन्हें लगा कि उनके हाथ पैर उन्हें सहारा नहीं दे रहे हैं। वह थक चुके थे और वापस नीचे आ गए। जेम्स ने उन्हें फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन नतीजा वही रहा। इसके बाद जेम्स ने 2 अन्य पर्यटकों से हार्डन को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन जब तक वे हार्डन की प्रतीक्षा कर रहे थे, विलियम ने फिर से कोशिश की, लेकिन वह अब भी सीढ़ी पर ज्यादा ऊपर नहीं जा पाए। थकान के अलावा अब वह निराश भी हो चुके थे। उन्हें अपनी कमजोरी से नफरत थी, इसलिए उन्होंने खुद को और ज्यादा जोर से धक्का दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनका हाथ फिसल गया और वह सीढ़ी के पायदानों से नीचे गिर गए। गिरते समय उनका सिर एक उभरी हुई चट्टान से टकराया और जब वह नीचे पहुंचे तो उनका सिर फिर से चट्टान से टकरा गया। वह चीख उठे और उनके सिर से खून तेजी से बहने लगा। जेम्स और बाकी पर्यटकों ने तुरंत उनके पास जाकर उन्हें शांत रहने के लिए कहा और घाव को एक फटे कपड़े के टुकड़े से बंद करने की कोशिश की। इससे थोड़ी मदद हुई, लेकिन विलियम को भयानक दर्द हो रहा था। जेम्स ने बाकी पर्यटकों से कहा कि वे दौड़कर हार्डन को ढूंढे और मेडिकल सहायता लें। हालांकि जब हार्डन वापस आया तो वह अकेला था, उसके साथ कोई मेडिकल सप्लाई या कर्मी नहीं था। जेम्स क्रोधित हो गए, लेकिन हार्डन ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा। विलियम अब भ्रमित हो रहे थे, बेतुकी बातें कर रहे थे, उन्हें चक्कर आ रहे थे, मिचली आ रही थी और उनके सिर में तेज दर्द हो रहा था। हार्डन ने सुझाव दिया कि वे उन्हें सीढ़ी से ऊपर खींचने की कोशिश करें, लेकिन जेम्स ने गुस्से में कहा कि यह असंभव है और एक बचाव दल को भेजा जाना चाहिए। वह जोर देकर कह रहे थे कि सीढ़ी कोई विकल्प नहीं है। अगर विलियम स्वस्थ होने पर इसे नहीं चढ़ पाए थे, तो सिर पर गहरा घाव होने के बाद वह कैसे चढ़ पाएंगे। लेकिन हार्डन इस पर अड़े थे कि उन्हें ऊपर लाने का यही एकमात्र तरीका है। जेम्स समझ गए कि वह बाहर गुफा के पास घबराहट नहीं फैलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हार्डन के साथ एक योजना पर काम करने का फैसला किया। जेम्स सीढ़ी पर ऊपर चढ़कर अपने दोस्त को खींचने के लिए तैयार हो गए, जबकि हार्डन नीचे से धक्का देने लगे। उन्होंने इस योजना को अमल में लाना शुरू किया और इस समय तक विलियम होश खोते और पाते रहे और बेतुकी बातें बड़बड़ाते रहे। जेम्स और हार्डन विलियम को काफी ऊपर खींचने में सफल रहे, लेकिन जल्द ही उन्हें तंग वी-आकार वाले रास्ते का सामना करना पड़ा। इस हिस्से को पार करने के लिए पेट के बल रेंगना पड़ता था, जो सीधा नहीं था। पहले बाईं ओर एक तंग रास्ते में रेंगना पड़ता, फिर एक तेज ढलान होती और शरीर को मोड़कर फिर से ऊपर चढ़ना पड़ता। हार्डन के निर्देशों का पालन करते हुए विलियम सिर पहले करके अंदर गए और बाईं ओर सफलतापूर्वक मुड़ गए, जबकि जेम्स दूसरी तरफ उनकी मदद करने के लिए इंतजार कर रहे थे। अगला कदम तेज ढलान से नीचे उतरना था, फिर चढ़ाई करनी थी। लेकिन जैसे ही विलियम ढलान से नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे, वह उल्टा फंस गए। उनका एक हाथ उनके पेट और चट्टान के बीच फंस गया और दूसरा हाथ उनकी पीठ के पीछे था। वह अब जोर जोर से चिल्ला रहे थे और उन्हें खींचने या धक्का देने की हर कोशिश से उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। अंततः टीएमएच के मालिक को सूचित किया गया, लेकिन जब उन्होंने स्थिति देखी तो उन्होंने भी इसके बारे में कुछ न कहने का फैसला किया, यह सोचकर कि किसी तरह की दहशत नहीं फैलनी चाहिए।
हार्डन के साथ मिलकर उन्होंने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। विलियम सुरंग की दीवारों के बीच दबे हुए थे। उनकी सांसें कठिनाई से चल रही थीं और उल्टा होने के कारण उनके सिर का दर्द और बढ़ गया था। कुछ समय बाद उन्होंने आखिरकार अधिकारियों को सूचित किया। केव सिटी वॉलंटियर फायर डिपार्टमेंट लगभग 10:30 बजे पहुंचा, यानी अधिकारियों को सूचित किए जाने के लगभग 3 घंटे बाद। तब तक गुफा के प्रवेश द्वार पर कई लोग इकट्ठा हो चुके थे, जिनमें से कई 1925 में हुए कुख्यात फ्लॉयड कॉलिंस घटना के बारे में बातें कर रहे थे, जो कि इस जगह से कुछ ही मील की दूरी पर हुई थी। खैर, उन्होंने विलियम को बाहर निकालने का काम शुरू किया। अन्य बचावकर्मी आए और उनके सिर की चोट का इलाज किया गया। फिर उन्हें ऑक्सीजन दी गई, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। सिर की चोट और फंसे होने के अलावा विलियम को केंटकी के ठंडे तापमान से भी लड़ना था, जो गुफा के अंदर 44 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग 6.7 डिग्री सेल्सियस था। बचाव दल जानता था कि उन्हें विलियम को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए कवर करना होगा, लेकिन ऐसा करने से उन्हें बाहर निकालना और भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ हार्डन भी फंसे हुए थे, क्योंकि विलियम ने रास्ता रोक दिया था। इसलिए विलियम को बाहर निकालने की कोशिश करते हुए उन्होंने हार्डन के लिए एक छोटे से छेद के माध्यम से खाना, कंबल, केमिकल हीट पैक और गर्म कॉफी भेजी। जेम्स वहीं पास में बैठे रहे और विलियम से बात करते रहे। जब बचाव दल एक पुलिस सिस्टम सेट कर रहा था, जब सिस्टम तैयार हुआ तो उन्होंने विलियम को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश से विलियम को असहनीय दर्द होता, जिससे वह और भी बौखला जाते। उन्होंने अन्य तरीकों की कोशिश की, जबकि जेम्स अपने दोस्त को शांत रहने और धैर्य रखने के लिए प्रेरित करते रहे। लेकिन सोमवार की रात करीब 1 बजे विलियम ने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। हालांकि वह तब तक मरे नहीं थे। रात भर बचाव कार्य चलता रहा। कई बार कोशिशें की गईं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अंततः विलियम ने हिलना डुलना पूरी तरह बंद कर दिया और सोमवार 31 तारीख को सुबह 5 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कुछ गुफाविद जो पास में एक एसपीओ फेस्ट में हिस्सा ले रहे थे, सुबह 6:30 बजे के आसपास विलियम के मृत शरीर को निकालने के प्रयास के लिए इकट्ठे हुए। दोपहर 12:45 बजे तक उन्होंने सफलतापूर्वक उन्हें बाहर निकाला। केंटकी के मेडिकल परीक्षक डॉक्टर जॉर्ज निकोलस ने बताया कि मृत्यु का कारण कंप्रेशन इम्पोजिशन एस्फिक्सिएशन, सांस रुकने से दम घुटना था, जिसे सिर की चोट ने और बहा दिया था। टीएमएच पर मुकदमा किया गया और उन पर आरोप लगाए गए, भले ही रिलीज फॉर्म पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका कारण यह था कि पर्यटकों ने भुगतान किया था, इसलिए इसका मतलब था कि टीएमएच केवर्स की भलाई के लिए स्वचालित रूप से जिम्मेदार था।